Yes, let us wait for 5 more minutes. Let all the students in. So let us revise quickly types of kernel models, and then we will start with chapter 3 that are called processes. तो हमने फर्स्ट मॉडल जो कल किया था वो क्या किया था? मोनोलिथिक. फर्स्ट मॉडल इज मोनोलिथिक. इसमें क्या था कि सारे का सारा कर्नल का कोड एक ही मॉड्यूल में है. सारे का सारा कर्नल का कोड एक ही जगह पर है, तो उसको हमने बोला मोनोलिथिक मॉडल. सेकंड क्या था? लेयर्ड अप्रोच. तो हमने लेयर्स में डिवाइड किया था, जिसमें जो हायर लेयर होगी वो लोअर लेयर की सर्विसेज को एक्सेस कर सकती है. और ये सारे की सारी लेयर्स किस मोड में चलेंगी? कर्नल मोड में, क्योंकि ये सारे का सारा कर्नल था. थर्ड क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि कर्नल को साइज स्मॉल कर लिया, जिसको हमने बोल दिया माइक्रो कर्नल. जो शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन थी बेसिक, वो सारे इसमें रही जो सारी चाहिए थी. बाकी सारे को किस मोड में ले गए आप? सर्विसेज को यूजर मोड में. तो यहां पर ये यूजर मोड में चली गई. तो यहां से यहां तक ये कैसे जाएगा? थ्रू मैसेज पासिंग. अगर इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो हर बार मैसेज पासिंग होगी, जो यूजर मोड टू कर्नल मोड में शिफ्ट करेगा. फोर्थ मॉडल क्या था आपका? मॉड्यूलर अप्रोच. अब क्या है आपके पास? कर्नल तो यहां पर भी है, बाकी क्या है? डायनेमिक लोडिंग और लिंकिंग के साथ आपके पास क्या है? मॉड्यूल्स आप अटैच कर सकते हो. तो इसमें क्या होगा? विदाउट यूज ऑफ एनी मैसेजेस ये सारे के सारे किस मोड में रन करेंगे? कर्नल मोड. क्लियर? ये गैल्विन में सेकंड चैप्टर में है. क्लियर? तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 that are called processes. तो देखो, इसमें हमारे पास प्रोसेस का कॉन्सेप्ट सिलेबस में है, प्रोसेस शेड्यूलिंग सिलेबस में है, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस सिलेबस में है. ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस में हम फॉक सिस्टम कॉल कर चुके हैं, ठीक है. और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में है. तो फर्स्ट 4 हमारे सिलेबस में है. तो प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस. मान लो आपके पास कोई प्रोग्राम था, सॉरी, मान लो आपके पास कोई प्रोग्राम था,
a1.c। आपने कैसे इसका ऑब्जेक्ट फाइल बना ली, जीसीसी a1.c माइनस ओ a1। तो अब आप कैसे रन करोगे इस a1? आपकी क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो a1.c भी लेकिन कहां पर पड़ी है, आपकी हार्ड डिस्क पे, और ./a1 भी कहां पर पड़ी है, आपकी हार्ड डिस्क पे। तो अभी तक ये दोनों को मैं क्या मानूंगा, प्रोग्राम्स। ठीक है, a1 को भी प्रोग्राम मानूंगा और इसको भी। जैसे ही मैं ये वाली एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम से प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। इस स्टेटमेंट में भाई किसी को दिक्कत हो, कोई दोबारा डेफिनेशन चाहता हो, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस स्टेटमेंट में? ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि आपके पास देखो बैच सिस्टम में जॉब्स लिखा हुआ है। जॉब्स क्या है, बैच सिस्टम क्या है, अगर सिमिलर प्रोसेसेस एक जगह पर हो तो उसको हम जॉब्स बोल सकते हैं कि डिफरेंट जॉब्स बैच के सिस्टम में आपकी प्रोसेस होने के लिए जाएगी। टाइम शेयर सिस्टम, मल्टीटास्किंग हमने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली हम प्रोसेस को ज्यादा डिटेल में जानेंगे कि प्रोसेस है क्या, ये स्टैक क्या है, डेटा सेक्शन क्या है, हीप क्या है, ये सारी चीजें है क्या, वो हम अभी देखने वाले हैं। देखो, प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। क्यों पैसिव एंटिटी है? क्योंकि ये तो हार्ड डिस्क पे पड़ी है। ठीक है, तो प्रोग्राम तो जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कोई भी है तो वो पैसिव एंटिटी है। प्रोसेस क्या होगा, जो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब रन कर दोगे तो वो क्या होगा आपके पास, प्रोसेस। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखना भी, ये क्या चीज है। देखो, इसको अगर आप देखोगे तो ये शो करता है आप प्रोसेस इन मेमोरी। मेमोरी का मतलब यहां पर क्या है, रैम, मेन मेमोरी। अब उसके ये 4 सेक्शंस हैं, टेक्स्ट, डेटा, हीप एंड स्टैक। बेसिकली ये चारों है क्या, आपका प्रोग्राम है। क्लियर? आपने इसको कंपाइल किया, जीसीसी, इसको नेम दे दिया आपने a1.c। तो आपने क्या किया है, जीसीसी, चाहे कोई अलग नाम से बनाना चाहोगे इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल तो ठीक है, वरना आप नॉर्मली क्या करते हो, a1.c। तो अब इसकी कैसे फाइल को रन करते हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल a.out। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपकी ये टेक्स्ट वाली फाइल होगी। तो यहां पर क्या होगा, जो भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है a.out, वो टेक्स्ट वाली फाइल होगी, वो यहाँ पे स्टोर होगी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो, इसमें किसी को कोई डाउट हो जो अभी तक किया है? नो डाउट। ओके, तो यहाँ पे जो देखो सबसे ये क्या है, प्रोसेस इन मेमोरी। रैम में आपके पास, रैम में आपके पास एक प्रोग्राम कैसे स्टोर हो रहा है। तो अभी मैं टेक्स्ट सेक्शन को, यस, एग्जीक्यूटेबल फाइल इज विल बी ऑलवेज अ, नो टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, यहां पर टेक्स्ट फाइल नहीं लिखा हुआ। टेक्स्ट का मतलब क्या है, उसका कोड क्या है। तो जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल का कोड होगा
वो यहाँ पर होगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। आपके पास ये a1.c क्या है, आपने .c फाइल में स्टोर किया। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको, ये किस लैंग्वेज में है, हाई लेवल लैंग्वेज मान लो या मिडिल लेवल लैंग्वेज मान लो। कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। क्यों कन्वर्ट करता है भाई, क्योंकि कंप्यूटर को ये वाली इस तरह से डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। तो कंपाइलर प्लस असेंबलर ने इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट कर दिया। तो वो कोड कौन सा आएगा आपके पास, a.out। यहां पर टेक्स्ट ऑफ कोड मींस या टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस मींस a.out। इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्स्ट फाइल है। ये डॉट आउट कौन सी फाइल होगी, बाइनरी फाइल। ज्यादातर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती हैं, बाइनरी फाइल्स। तो ये क्लियर है। कुछ भी हो सकती है आपके पास, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ये तो टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, कोड। यहाँ पे टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का कोड। क्लियर। आपकी a1.c से आपने gcc a1.c किया तो क्या बनी आपकी a.out में एग्जीक्यूटेबल फाइल एक बनी। तो यहां पर टेक्स्ट में क्या होगा, a.out। इज इट क्लियर। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये क्लियर है। नेक्स्ट, ये अभी मैं यहां पर पहुंचा नहीं। जब मैं ये चारों कंपोनेंट बता दूंगा फिर आप मेरे से पूछना, ठीक है प्रतीक। तो डेटा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डेटा। डेटा में क्या होगा, आपके जितने भी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, वो सारे डेटा हैंडल करेगा। जो स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो कौन हैंडल करेगा, यहाँ पर डेटा में वो स्टोर होंगे। प्रोग्राम्स में डिफरेंट यूज होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, वो डेटा सेक्शन ऑफ प्रोसेस में जाएंगे। इसमें किसी को, क्योंकि वेरिएबल्स को आप समझते हो ना, जो आपके स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो डेटा सेक्शन ऑफ कोड में जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है अब मेरे पास हीप एंड स्टैक। और ये देखो दोनों हीप एंड स्टैक क्या कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों एरो देखोगे, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, पहले इस बात का आंसर सुन लो कि ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो। जीरो से लेकर एक प्रोसेस का मैक्सिमम साइज ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफाइन किया हुआ है। अगर ये दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम साइज कैसे डिफाइन करेगा, वो तो साइज ही नहीं डिफाइन कर पाएगा कि अगर दोनों ही इंक्रीजिंग में। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी, इसमें डाउट है किसी को कि ये दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट क्यों है। देखो लेट अस सपोज मेरे पास ये 0 से स्टार्ट है और मैक्सिमम है इसका 2000। तो अब मेरे पास ये मेंशन्ड है ना कि 0 से लेके 2000 तक मान लो ये प्रोसेस P1 है यहां तक, तो ये P1 की स्पेस है। अब अगर ये वाला स्टैक वाला भी अपवर्ड होता, ये डाउनवर्ड ना होता, तो क्या मेरे पास मैक्सिमम लिमिट बता सकता मैं, नहीं। क्लियर। ये डायनेमिक कोडिंग के टाइम पर आपके पास ये यूज होगी, तो कैसे यूज होगी वो अभी हम देखेंगे। क्लियर।
तो यहां से अगर ये दोनों एक अपवर्ड में एक डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम साइज तो डिफाइंड रहेगा। इस केस में लेट अस सपोज किसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2000 दिया तो 2000 डिफाइंड रहेगा। अगर स्टैक की डायरेक्शन भी अपवर्ड होती तो उसका मतलब था कि ये वैसे एक्सपेंड कर सकता था, तो मैं मैक्सिमम साइज कैसे बताता। क्लियर? हीप तो अभी एक बार रिपीट करूंगा। डेटा में क्या था, वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। हीप और स्टैक तो अभी मुझे बताना है। क्लियर? हीप और स्टैक में क्या होता है। अब जनरली आप लोगों ने सी में भी देखा होगा कि एक फंक्शन के वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स कहां पर कैसे पास होते हैं, या फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है, थ्रू स्टैक, थ्रू स्टैक। और हीप में यहां पर क्या यूज होगा, जो आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है, रन टाइम पे आप किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हो। रन टाइम पे किसी प्रोसेस को आप मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हो। तो रन टाइम में कैसे करते हो, सी में मैलोक, कैलोक, ठीक है। सी प्लस प्लस में न्यू, न्यू ऑपरेटर पिछली बार आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, उसके थ्रू करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हीप में जो भी रन टाइम पर मेमोरी होगी और स्टैक में जो भी फंक्शंस के आपके एक प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज होते हैं, वो कॉलिंग के टाइम उसके लोकल वेरिएबल्स पास होते हैं, तो उसका ट्रैक रखेगा। तो ये क्या होगा, या तो हीप बढ़ेगा या स्टैक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। प्रोसेस का साइज पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करके रखेगा। क्लियर? हाँ जी, किसी को डाउट हो ये चारों में? टेक्स्ट किस लिए होता है, आपका मेन कोड जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। डेटा किस लिए, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। स्टैक किस लिए यूज होता है, आप करते हो, स्टैक होता क्या है अगर मैं वैसे पूछूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके थ्रू आप करते क्या हो, फंक्शंस में यूज होता है। जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम आपने इनलाइन फंक्शंस किए होंगे, तो कोई इनलाइन फंक्शंस का यूज बताओ। नहीं, ये फंक्शन कॉलिंग के लिए भी यूज होता है। अकेला आप लोकल वेरिएबल एड्रेसेस को भी ना रखो, भी फंक्शन का एड्रेस भी ये स्टोर करने में वो रखेगा, शुभम। ठीक है, तो स्टैक इसलिए यूज होगा, नहीं बफर नहीं बोलोगे इसको। देखो स्टैक इसलिए यूज होता है, आपके पास आपने कॉल किया सम ए कॉमा बी, मेन में आपका मेन फंक्शन है, तो सम ए कॉमा बी आपने कॉल किया। अब अगर फंक्शन आपका इनलाइन फंक्शन नहीं है, तो क्या करेगा, यहां से कंट्रोल कहां पे जाएगा, यहां पे आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पे कोड जाएगा, ए में फिर सी की वैल्यू पास होगी, बी डी में बी की वैल्यू पास होगी, एंड देन इट विल रन। तो ये कैसे पास होती है वैल्यू, थ्रू स्टैक्स। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि स्टैक्स के थ्रू आप ये सी का फंक्शन कॉलिंग को आप देखते हो। अगर इनलाइन फंक्शन का एडवांटेज क्या होता था कि यहीं पर कोड एक्सपेंड हो जाता था, तो आपको यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्लियर? हाँ जी, स्टैक क्लियर हुआ? यस, फास्टर एग्जीक्यूशन की आपको यूज होती थी, तो आप इनलाइन फंक्शन यूज करते थे। क्लियर? लेकिन अब फंक्शन कॉलिंग के टाइम किसका रोल आएगा, स्टैक का। आप ये अभी तक ध्यान में रखो, फंक्शन कॉलिंग के टाइम किसका रोल होगा, स्टैक। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें कैसे स्टोर की जाती हैं, एक के ऊपर एक। तो सबसे पहले कौन सी आइटम निकलेगी, जो सबसे बाद में एंटर की गई। ठीक है, ये स्टैक का फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो स्टैक के थ्रू हमारे पास क्या होगा, फंक्शन
कॉलिंग में इसकी हेल्प ली जाती है, और हीप में क्या होता है, आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपका यूज किया जाता है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? हाँ जी, किसी को डाउट हो? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हु डिफाइंस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक इन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आगे हम मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे। एरोज का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये स्टैक, देखो या तो स्टैक बढ़ेगा या हीप बढ़ेगा, इन दोनों के ऊपर ये जो लाइंस हैं, बेसिकली इन लाइंस को आप ऐसे बना सकते हो, इनको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि ये फिक्स बाउंड्री नहीं है हीप की, ये क्या है, डॉटेड है। एरोज क्या है कि इसका साइज ये बढ़ा भी सकते हैं, और स्टैक में भी इसका साइज ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो साइज है वो फिक्स नहीं है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपका जो मैक्सिमम साइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिक्स करना है वो फिक्स कर सकता है। इस प्रोसेस को कितनी स्पेस मिलेगी रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम वो फिक्स कर सकता है। क्लियर? हाँ जी, और किसी को डाउट हो इसमें? ये तो हो गया कि प्रोसेस हमारा मेमोरी में कैसे है। नेक्स्ट थिंग, एक टर्म यूज की जाएगी कि अब प्रोसेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे डिफाइंड होगा। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोसेस की, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हार्ड डिस्क पे वो कैसे स्टोर करेगा अपने आप में, वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा सी का, जो कि आपकी बुक में शायद दिया भी हो। देखो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इस पे हम अभी आते हैं, इसको थोड़ा नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे पास कंटेंट है, ये देखो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्म में हर प्रोसेस को रखेगा। अब इसमें ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन के हर एट्रीब्यूट को हम वन बाय वन समझेंगे वो क्या है। देखो फर्स्टली जो हमने समझना है कि ये सारे को हम क्या बोल रहे हैं, पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्लियर? इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं लिखना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ये। तो ये इसकी पीसीबी की फुल फॉर्म है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सारी प्रोसेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं। लिनक्स में वो स्ट्रक्चर आपका डबली लिंक्ड लिस्ट के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करता है। क्लियर? अब इनका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ प्रोसेस, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिंग, वेटिंग, ब्लॉक्ड और समथिंग एल्स। देखो यहां पर पिछली डायग्राम में इसको वैसे बनाया हुआ है, लेकिन अभी मैंने इसको बताया नहीं, ये इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, प्रोसेस स्टेट क्या है कि आपका जो प्रोसेस है उसकी स्टेट क्या है। अगर तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो मतलब वो रनिंग स्टेट में है, अगर वो वेट कर रहा है तो वो वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, अभी रैम में है, तो वो क्या है, रेडी स्टेट में है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसको हम समझे। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जाएगी। देखो अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जाएगी, तो मैं इसकी एग्जांपल बता रहा हूं आपको।
मान लो मेरा प्रोसेस है P, P प्रोसेस है और ये I1 to I5 इंस्ट्रक्शंस में है। तो मान लो I1 इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हुई, I2 इंस्ट्रक्शन सेकंड एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद ये मान लो प्रोसेस P1 था, तो जो CPU था वो P1 तो इनपुट आउटपुट उसने वेटिंग स्टेट में रख दिया और वो प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करने लग गया, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी मान लो ज्यादा थी। तो अब इसने P2 की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, तो मान लो ये I1 से I7 P2 की इंस्ट्रक्शंस थी, तो अब इसने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब ये इसको टर्मिनेट करेगा, उसके बाद मान लो प्रोसेसर ने दोबारा P1 के पास जाना है, तो क्या वो P1 के पास अगर जाएगा, क्या वो स्टार्टिंग से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे? नहीं, फिर तो टाइम वेस्टेज हो गया। तो वो अब क्या, कौन सी इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेगा? I3। लेकिन I3 आपके प्रोसेस को कैसे मालूम, प्रोसेसर को कैसे मालूम कि अब I3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है? तो जो भी आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, वो जो प्रोग्राम काउंटर में I3 इंस्ट्रक्शंस का मतलब जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है उस प्रोसेस की, उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। इसमें डाउट हो गई किसी को? यस, एनी डाउट? के प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब है? ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। किसी को डाउट हो भाई? नो डाउट। देखो स्लाइड में इतना बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट आप ये भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अब इसी के साथ मिलती जुलती सीपीयू रजिस्टर्स। आप सभी को मालूम होगा कि सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं और उन रजिस्टर्स में कई बार क्या होता है, हमारे कुछ वेरिएबल्स जो यूज हो रहे होते हैं उसकी वैल्यू स्टोर्ड होती है। तो मान लो एक सिस्टम में इस सिस्टम में आपके पास इन दो प्रोसेसर्स के लिए सीपीयू ने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने तीन रजिस्टर्स आपके पास दे दिए, दैट इज R1, R2 एंड R3। क्लियर? अब इंस्ट्रक्शन 1 ने बोल दिया कि रजिस्टर 1 की वैल्यू 5 कर दो, जो भी वेरिएबल होगा। इंस्ट्रक्शन 2 ने बोल दिया कि रजिस्टर 2 की वैल्यू 7 कर दो। इंस्ट्रक्शन 3 थी हमारे पास कि R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर? लेकिन जब यहां से सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद कंट्रोल यहां पर गया था, जैसे लास्ट एग्जांपल में बताया था, यहां पर इसने कर दिया R1 की वैल्यू 7, R2 की वैल्यू 14, ठीक है, एंड ये टर्मिनेट हो गया। अब जब कंट्रोल इसके पास जाएगा तब यहां पर R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, लेकिन तब तक R1 और R2 की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी होगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 21, लेकिन क्या आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए था? 12। तो जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं इसमें, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि सीपीयू की रजिस्टर की वैल्यू को उसकी वैल्यू को सिग्निफाई कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस के स्ट्रक्चर में आपके पास स्ट्रक्ट जो भी आपका टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट है उसमें ये सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू जो इस प्रोग्राम की है वो स्टोर्ड होगी, ताकि जब भी दोबारा कंट्रोल इसके पास आए पहले ये वाली वैल्यूज सीपीयू के रजिस्टर्स में स्टोर हो जाएं, ताकि आपको सही रिजल्ट मिले जो कि 12 है, ना कि 21। इसमें किसी को डाउट हो? हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? सीपीयू रजिस्टर्स में किसी को डाउट हो? यस, एनी डाउट?
पूरा समझ नहीं आया? ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है। पहले आपका P1 ही आया हुआ था, तो आपकी यहां पर इंस्ट्रक्शंस ऐसे थी। अभी P2 की इंस्ट्रक्शन 1 क्या है? मान लो ऐसा कोई आपके प्रोसेस है और आफ्टर इंस्ट्रक्शन I2 सीपीयू ने कंट्रोल दे दिया प्रोसेस P2 के बाद। तो पहले अगर रजिस्टर 1 की वैल्यू 5 थी और रजिस्टर 2 की वैल्यू 7 थी, तो P2 ने क्या कर देना है, रजिस्टर 1 की वैल्यू ये ओवरराइड कर देगा 14 और रजिस्टर 2 की वैल्यू ये ओवरराइड कर देगा 20। जब ये एंड होगा P2 प्रोसेस और कंट्रोल दोबारा इसके पास गया, पीसी प्रोग्राम काउंटर ने कंट्रोल इसके पास भेज दिया, तो अब R3 वैल्यू क्या प्रिंट करेगा इस केस में? 34, लेकिन हमें कितनी चाहिए थी? 12। तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसकी जो रजिस्टर के हर एक रजिस्टर में पुराने प्रोग्राम ने क्या स्टोर करके रखा था, उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगी कि P1 के लिए R1 में 5 था और P2 के लिए R2 के लिए 7 था। जब भी प्रोसेसर दोबारा इसके पास आया तो ये अगेन R1 रजिस्टर में 5 को लोड करेगा और R2 के रजिस्टर में 7 को लोड करेगा। ये इंफॉर्मेशन कहां पे पड़ी थी? पीसीबी में। क्लियर? उसने उन वेरिएबल्स को के थ्रू सीपीयू के रजिस्टर्स की वैल्यू को दोबारा से सेट किया। क्लियर है ये? नहीं, पीसीबी रजिस्टर्स में नहीं है। यहां पर पीसीबी में जो सीपीयू रजिस्टर्स लिखा हुआ है ये बेसिकली वेरिएबल्स होंगे, जो कि जब भी प्रोसेस को जब भी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा कंट्रोल, तो वो वही वैल्यू सीपीयू के रजिस्टर्स में लोड कर देंगे। क्लियर? यहां पर जो सीपीयू रजिस्टर्स लिखा हुआ है ये क्या है, डोनेट करते हैं। मान लो P1 के लिए, प्रोसेस P1 के लिए उस रजिस्टर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल रजिस्टर्स में क्या है वो नहीं मालूम हमें उस टाइम सीपीयू रजिस्टर्स में, तो ये वैल्यू तब तक उसमें जाएगी। क्लियर? हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? और किसी को डाउट हो? देखो, इसमें जो ज्यादातर समझ में नहीं आते वो प्रोग्राम काउंटर और सीपीयू रजिस्टर्स ही समझ में नहीं आते, बाकी तो समझ में आ जाता है। अब सीपीयू इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपके पीसीबी में कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या होगी। अगर तो सिस्टम प्रोसेस है तो इसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, अगर मतलब ज्यादा होगी। अगर कोई यूजर प्रोसेस है तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम होगी। ये प्रायोरिटीज कौन डिफाइन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, सीपीयू रजिस्टर्स की बात करूं मैं, देखो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एडोपेन प्रो के मोड में आ जाता हूं तब ताकि क्वेश्चन सभी को दिखे। देखो, जैसे यहाँ पूछा है कि सीपीयू रजिस्टर्स और पीसीबी रजिस्टर्स अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। सीपीयू रजिस्टर्स क्या हैं? हार्डवेयर। और पीसीबी रजिस्टर्स क्या हैं? उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल की वैल्यूज। क्लियर? तो उस प्रोसेस के लिए सीपीयू के रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो पीसीबी रजिस्टर्स में स्टोर होगी। क्लियर है? ये डाउट है? अगर सिद्धार्थ तो पूछो। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में क्या है
कि ये कितनी स्पेस लेगा, ठीक है, कितनी मेमोरी एलोकेट की हुई है। बाद में हम अभी पेजिंग सेगमेंटेशन वाले कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसकी क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि कितने परसेंट इस प्रोसेस ने अभी तक सीपीयू के साइकिल्स यूज किए हैं, मतलब क्लॉक टाइम यूज किया है, कितनी उसकी टाइमिंग लिमिट्स हैं, ये ऐसी इंफॉर्मेशन। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन कि कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस प्रोसेस को एलोकेटेड हैं, कितनी फाइल्स ओपन्ड हैं, ऐसी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो बेसिकली हर प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा पीसीबी। क्लियर है? एनी डाउट इन पीसीबी? एनी डाउट? तो बाद में ये वाली टर्म यूज होगी कई बार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली तो ये एक स्ट्रक्चर है ना, तो आपको बताया था कि सारे का सारा जो जैसे यहाँ पे लिखा है, तो सी के स्ट्रक्चर में ये ऐसे होगा। और ये क्या है, लिंक लिस्ट बनी हुई है, जिसको डबली लिंक लिस्ट आप बोल सकते हो। क्लियर? ये लिनक्स के केस में ऐसा है। देखो आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे या गेट के क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा भी ध्यान देना। नेक्स्ट है स्टेट। अब स्टेट क्या होती हैं, न्यू क्या है, देखो हम वन बाय वन जाएंगे। सीपीयू एंड प्रोसेस रजिस्टर्स का डिफरेंस देखो भाई, मैं इस चीज को समझा रहा हूं, फिर लेक्चर ओवर करेंगे। इस वाले क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सीपीयू है, इसके पास हार्डवेयर रजिस्टर्स हैं ये, ठीक है, मान लो R1, R2, R3, R4। मेरे पास एक प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है। अब मैंने कह दिया I1 R1 इक्वल्स टू 5, R2 इक्वल्स टू 7, P2 R1 इक्वल्स टू 20, R2 इक्वल्स टू 34। अब P1 प्रोसेस के लिए रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या होगी, 5। P1 प्रोसेस के लिए रजिस्टर 2 की वैल्यू क्या है, 7। लेकिन उसके बाद आपका आफ्टर इंस्ट्रक्शन I2 प्रोसेसर हमने अज्यूम किया कि इसको मिल गया P2 प्रोसेस को, तो उसने एक्चुअल रजिस्टर की क्या वैल्यू सेट कर दी, R1 इक्वल्स टू 20, R2 इक्वल्स टू 34। लेकिन P1 के रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 5। P1 के R2 रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 7। लेकिन यहां पर क्या हो चुकी है, 20 एंड 34। तो मतलब कि प्रोसेस के जो रजिस्टर वेरिएबल्स की वैल्यू है, जो एक्चुअली सीपीयू के रजिस्टर्स में जो वेरिएबल स्टोर्ड है, उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्लियर? यहां P1 के लिए R1, R2, R3 क्या है, वेरिएबल्स, ये हम बोल सकते हैं ना सीपीयू रजिस्टर वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहां पर क्या है, हार्डवेयर। तो अब यहां पर क्या होगा, R1, R2 की वैल्यू 20 एंड 34 P2 प्रोसेस ने कर दी। लेकिन जब भी कंट्रोल इसके पास वापस जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर कहेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताता है। लेकिन यहां पर R2 ने क्या किया, R1 P1 जैसी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ये पुरानी वैल्यूज R1 में स्टोर करवाएगा। पहले R1 में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 5, R2 में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 7, तो R3 में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 12। तभी तो ये सही आंसर दे पाएगा ना। क्लियर है ये? कैशे कोहेरेंसी में पढ़ा था आपने, सही पॉइंट पकड़ा, वो भी तकरीबन ऐसा ही था। लेकिन उसमें बात की जा रही थी कि वहां पे किसी प्रोग्राम के वेरिएबल्स में वो स्टोर नहीं हो रहा था,
वो प्रोसेसर की कैशे में स्टोर हो रहा था, वहां पर एक ही वेरिएबल की अलग वैल्यूज थी, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू तो सही है, लेकिन वही वेरिएबल्स की वैल्यू आपने हार्डवेयर रजिस्टर में स्टोर करवानी है, दोनों में ये डिफरेंस था। जो कैशे कोहेरेंसी में था उसमें क्या था कि हर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और उनकी अपनी अपनी लोकल कैशे हो सकती है, तो उसमें जो वैल्यू जा रही थी वो सेम होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि P1 के R1 R2 अलग हैं, P2 के R1 R2 अलग हैं, लेकिन जो CPU रजिस्टर हैं वो तो एक ही है ना, R1 R2 उसके। तो यहाँ पे फर्क क्या है कि हार्डवेयर और प्रोग्राम के वेरिएबल्स, वहां पर क्या था, दो हार्डवेयर एक कॉमन वेरिएबल को यूज कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर है कैशे कोहेरेंसी की तरह, के वैल्यूज के साथ आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। वो भी एक तरीके से यही था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। हाँ जी, इन्होंने कैशे कोहेरेंसी का पूछा है, कैशे कोहेरेंसी तो क्लियर है ना। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो क्या है, वहां पर क्या था, आपके पास सीपीयू अलग अलग है या कोर अलग अलग है, तो वहां पर क्या था, इसकी लोकल कैशे 1 है, इसकी ये सेकंड सीपीयू की लोकल कैशे 2 है। अब एक ही वैल्यू इसने प्रोसीड करके यहाँ पे 12 लिख दी, ठीक है, और बाई चांस से इसके पास इसने राइट भी वहां पे हार्ड डिस्क में जाकर वो कर दिया। अब जब जैसी ये उठाएगा तो इसको क्या वैल्यू मिलेगी 15, लेकिन इसको क्या मिलनी चाहिए 12। तो वो कैसे डील करना है, वहां पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर क्या बात हो रही है कि आपके पास सीपीयू के ये रजिस्टर्स हैं, यहां पर एक ही सीपीयू है, लेकिन प्रोसेस के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। यहां पर सीपीयू अलग अलग थे, हार्डवेयर अलग थे, लेकिन शेयर क्या था, कॉमन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे शेयर्ड क्या है, रजिस्टर्स। तो दोनों में ये डिफरेंस क्लियर है। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट हो तो आप, प्रोसेस स्टेट्स तो हो नहीं पाएंगी इतने कम टाइम में, तो अगर किसी को और डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? सो लेक्चर करते हैं ओवर, अगर कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। यस, राहुल कोई डाउट है? क्या इतनी सारी एक साथ हैंडल कैसे होती हैं? वो तो देखो, आपके प्रोसेसर की स्पीड चेक करके देखना, गीगाहर्ट्ज में है जो फ्रीक्वेंसी है। अपना जो हार्डवेयर है उसको चेक करके देखना कि एक बार में वो कितनी बार चल सकता है, उसके साइकिल्स कितने हैं। तो आपका देखो, जो पुराने टॉपिक्स हैं वो अभी इतने यूज नहीं होंगे राहुल, वो अभी तक फर्स्ट 2 चैप्टर्स इंट्रोडक्शन से था, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? तो हम लेक्चर को करते हैं ओवर।